हाँ, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। मार्गदर्शिका यानी कि हम इतिहास देखेंगे प्राचीन भारत का, और हम लगभग मेन 3 पॉइंट्स पर यहाँ पर काम करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो पूरी पीडीएफ है, ये आपकी जो ये काम करेगी आपकी, क्या कहते हैं जितने भी PYQ हैं, जितने भी PYQ अभी तक प्राचीन भारत से पूछे गए हैं, स्पेशली मैंने इसको बनाया है UP SSSC। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए, जैसे लोअर PCS में, ठीक है, या फिर हम बात करें लेखपाल में, वीडियो में, ठीक है, ये जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए प्राचीन भारत से, तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुआ है। यानी कि एक एक लाइन इसकी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है जो कि मैंने इसको फॉर्म किया है। आगे बात करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में दे रखा है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे, वैदिक युग के बारे में बात करेंगे, श्रमण परंपराओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमारी जैन धर्म या बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है, उनके इतिहास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार और यहाँ पर एक तरीके से देखते हैं। भौतिक और नगरीय व्यवस्था की बात करेंगे, अनुष्ठान दर्शन यानी कि हमारे वेदों की बात करेंगे हम, और उसके बाद तपस्या, मुक्ति, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, इन युगों के बीच संक्रमण केवल समय का नहीं बल्कि मानव चेतना और समाज के विकास का है। ठीक है, यानी कि ये जो युग हैं, जैसे कि हमारी ये हो गया एकदम एंशिएंट, है ना, फिर उसके बाद ये देखने को मिलता है, वैदिक साहित्य हमें देखने को मिलता है, फिर उसके बाद ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो इसमें हमें देखो क्या देखने को मिल रहा है, चेतना की बात हो रही है, यानी कि साउल और जो इमोशन है, सामाजिक जो सोशलिस्ट जो सोच है, वो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, सिंधु घाटी से शुरू करेंगे। सिंधु घाटी में क्या है, प्रमुख स्थल हमारे पास यहाँ पर है। पहला है धोलावीरा, थोड़ा सा इधर, ठीक है, धोलावीरा गुजरात में पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो सवाल पहला यहाँ से यहीं से बन जाएगा कि बताइए धोलावीरा जो है वो कहाँ पर स्थित था। तो 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं ना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो यू हैव टू मार्क द गुजरात। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इस पहली लाइन से ही बनता है। उसके बाद लूनी नदी किस नदी के किनारे पर था, तो लूनी नदी के किनारे पर था। किसने डिस्कवर किया, अगला RS बिस्ट। अच्छा, उत्कर मतलब डिस्कवर किया, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको खुदाई करके पता लगाया था, वो उनका नाम है ये। ठीक है, विशिष्टता मतलब इम्पोर्टेंस क्या है इस चीज़ की, है ना। तो 3 भाग यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, विभाजित था हमारा जो पैटर्न था। जैसे नगर व्यवस्था को तुम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो ऊपरी, मध्य और निचला स्तर। ठीक है, तो 3 तरीके के नगर का स्तर हमें देखने को मिल रहा था यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं लोथल, जो कि वो भी गुजरात में है, और डिस्कवरर कौन था, तो SR राव थे। 1957 में इन्होंने किया था। आप देख पा रहे होगे आज़ादी के एग्जैक्ट 10 साल बाद। ठीक है, तो डेट याद करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें रिलेट करना पड़ता है चीज़ों को, है ना, किसी भी चीज़ को याद करना है तो। अच्छा, इसके बाद हम विशेषता की बात करते हैं, प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, अब सवाल सीधा सीधा है, देखो कहाँ पर है, किसने डिस्कवर किया, क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड या व्यापारिक केंद्र कौन सी जगह पर उपलब्ध था या था, तो वो लोथल में था। ऑप्शन आपके सामने होंगे, लोथल मार्क करना होगा। और लोथल कहाँ पे था, गुजरात में। मैंने बताया ना, इसका एक एक पॉइंट, एक एक लाइन जो है एक क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, सुरकोतड़ा की बात करते हैं। ये घोड़ों की अस्थियों का अवशेष प्राप्त हमें यहाँ से मिले हैं, यानी कि घोड़ों की हड्डियाँ मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वो घोड़ों का प्रयोग करते थे। तो कहाँ से मिला है, सुरकोतड़ा करके एक जगह है गुजरात में, वो भी। अब बात करते हैं गुजरात से थोड़ा बाहर का, राजस्थान की तरफ आते हैं। आप अगर देखेंगे इस PPTs को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। कालीबंगन राजस्थान, ठीक है, सवाल पूछा गया है कि कालीबंगन कहाँ पर स्थित था, तो राजस्थान में। किस लिए पॉपुलर है, तो जुते हुए खेत देखने को मिलते हैं, यानी कि खेती बाड़ी किया करते थे। और अग्निकुंड देखने को मिलता है ना, तो यानी कि पूजा पाठ में भी चीज़ें थी। अग्निकुंड देखने को मिलता है। अग्निकुंड में देखो काला काला राख राख, ठीक है, तो राख से, राख कैसी होती है, काली होती है। और कहाँ, अग्निकुंड में जब हम लकड़ियों को जब हम आहुति देते हैं या फिर जब हम यज्ञ करते हैं, तो राख जैसी हो जाती है, काली हो जाती है, तो काली से कालीबंगन। तो ये आपसे रिलेट कर सकते हैं, और अपनी तरफ से कुछ भी ट्रिक आप बनाना चाहें बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 3-4 सवाल इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमें देखने को मिलेगा वो ये है कि कालीबंगन कहाँ पर स्थित था, तो राजस्थान में। आज बात करते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित था, और जो आज हरियाणा वाला हिस्सा है वो उसके अंदर राखीगढ़ी प्रेजेंट था। इसकी बात करते हाकरा
मृदभांड के साक्ष्य और जो शुरुआती बसावट थी उसको दिखाता है। यानी कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, क्योंकि तुम्हें पता ही है जो ये वाला पोर्शन है एक्चुअली हरियाणा वाला एरिया, तो यहाँ पर नदियों का और ये सब पानी और ये जो ग्रीनरी है, यहाँ का जो मौसम है वो एकदम सही है रहने लायक। तो शुरुआत उन्होंने यहीं से की। आगे बात करते हैं, बनावली की बात करते हैं तो ये हरियाणा में ही है, ठीक है। प्रमुख सिंधु शहर था, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस पूछ लिया जाता है कि बताइए बनावली कहाँ पे था, राखीगढ़ी कहाँ पे था, कालीबंगन कहाँ पे था, सुरकोटता कहाँ पे था, लोथल कहाँ पे था और धौलावीरा कहाँ पर था। और भी बहुत सारी जगह हैं लेकिन मेन यही है। आगे बात करते हैं, जो सवाल में पूछा गया वो यही है, ठीक है। एक आध कोई क्वेश्चन अगर है तो वो मैंने इसमें अलग से स्पेशली उसके लिए नहीं ऐड किया है, ताकि PPTs बड़ी हो जाएंगी, वीडियो बड़ी हो जाएगी। आगे बात करते हैं नगर नियोजन और भौतिक संस्कृति की बात करेंगे। अब कुल मिला के मोहनजोदड़ो पर आते हैं। अब मोहनजोदड़ो है क्या एक्चुअल में, और क्या इसकी विशेषता है, क्यों इतना पॉपुलर है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। तो महान स्नानागार, ठीक है, ये अभी भी प्रेजेंट है और ये अभी भी इसकी अवशेष आप देख सकते हैं। कहाँ पर था, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। मृतकों का टीला, सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, बताइए मृतकों का टीला कहाँ देखने को मिलता है, तो मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। आयाम की बात करते हैं, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई, तो ये प्रेजेंट है। पूछा गया था एक सवाल में, इसलिए मैंने डाल दिया। कृषि, कपास की खेती, सबसे कॉमन सवाल, कपास की खेती कहाँ पर होती थी और कौन सी खेती की जाती थी, तो कपास की खेती की जाती थी, सीधा सीधा सवाल है। घरों का विन्यास ग्रिड पद्धति में था, यानी कि सब कुछ जैसे आजकल शहर बनाए जाते हैं, है ना, एकदम, तो दैट इज़ अ ग्रिड पद्धति। धातु और मूर्तिकला की बात करेंगे तो ये एक कांस्य की मूर्ति है और ये एक पत्थर का हमें वो देखने को मिला, पुजारी का भेष में एक राजा का, है ना, तो ये भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। पुजारी राजा का एक तरीके से मूर्ति है और एक कांस्य की मूर्ति है, ठीक है। ये डांसिंग गर्ल, ठीक है, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। मोम में लोपी ढलाई, यानी कि कौन सी ढलाई, ये सवाल पूछा गया था कि किस तरीके की ढलाई की जाती थी। तो मोम से पहले क्या करते थे, एक बेसिक वो बनाते थे, फ्रेम बनाते थे, और उसके बाद उसमें ये क्या करते थे, मेल्टेड जो है कांस्य को, यानी कि उसको पिघला हुआ कांस्य उसके अंदर डाल दिया करते थे और जो मूर्ति थी वो शेप ले लेती थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पशुपति, मोहर और लिपि की। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा जाता है कि कौन कौन से जानवरों का दर्शाया गया है, कौन सी लिपि या क्या समथिंग, तो ये पूछेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बाघ, गेंडा और हाथी दर्शाए गए हैं। तो गाय एक ऑप्शन में डाला जाएगा जो कि डाउटफुल होगा, ना, लोग ना पॉजिटिवली सोचते हैं गाय को लेकर, जबकि गाय को नहीं दर्शाया गया है इसके अंदर। और लिपि की बात करते हैं तो भाव चित्रात्मक लिपि है, फीलिंग्स को शो करने वाली, और इसे ब्रॉडेस्ट फेस डाउन कहा जाता है। बाएं से दाएं और फिर बाएं से दाएं, ठीक है, सॉरी, दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती है, लाइक दैट। आप इसे पहले इधर से शुरू करोगे, फिर यहाँ लाइन ख़त्म हुई, उसके बाद फिर इधर से शुरू करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये एक तरीके से वो बनता है, कंटिन्यूटी बन जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है। आगे बात करते हैं वैदिक साहित्य का ज्ञान पक्ष, ठीक है। तो इसमें क्या है, वेदों के बारे में बात करेंगे। कुल मिला के सवाल जो पूछे गए हैं उसी पे सीधा फोकस करते हैं। उपनिषद की बात करेंगे, वेदांत जिसे कहा जाता है। तो वेदों का जो अंतिम भाग होता है, सवाल सीधे पूछा गया था कि बताइए वेदों का जो अंतिम भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे उपनिषद कहते हैं, ठीक है। शाब्दिक अर्थ किसी के पास बैठना, ठीक है। या फिर ये पूछा गया था उपनिषदों का क्या मतलब होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने थे, किसी के पास बैठना, ठीक है। और यहाँ कर्म कांड से दूर ज्ञान और दर्शन और साहित्य के सिद्धांत को बल देते हैं, ठीक है। कर्म कांड पर इतना बात नहीं की गई है, यहाँ पर बात की गई है ज्ञान और दर्शन की, ठीक है। आरण्य क्या है, जंगलों में रचित रहस्यवादी ग्रंथ, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मण, हाँ, ब्राह्मण पर ध्यान देते हैं ज़रा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेदों का ग्रंथ प्रकरण जो कर्म कांड की विवेचना करते हैं, किसकी, कर्म कांड की। उदाहरण शतपथ और त्रिनेत्र ब्राह्मण, ठीक है। यजुर्वेद के अंदर ये प्रेजेंट हैं 2 कर्म कांड हमारे पास। 4 वेदों की बात करते हैं, कौन कौन से मेन 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद आंशिक रूप से इसे गद्य पद्धति कहा जाता है। यानी कि सवाल था, देखो इसके नीचे लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सवाल था कि बताइए कौन सा ऐसा वेद है जो कि आंशिक रूप से जो है गद्य पद्धति में है, गद्य है एक तरीके से, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, चौथा आपका अथर्ववेद। सबसे इंपॉर्टेंट वेद ऋग्वेद की बात करेंगे थोड़ी देर में। वेद स्तुति जो सुना गया, वेद का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो सुनी गई हो, सुनकर आपको नोट आउट करके दे दी गई है। आगे बात करते हैं ऋग्वेद प्राचीनतम स्रोत का विश्लेषण। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो सबसे पहले ये हो जाएगा, मुख्य आंकड़े देख लेते हैं। तो 10 मंडल, 1028 सूत्र भजन जिसे हम कहते हैं, 10,462 रचनाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन इसके कुछ आंकड़े हैं जो सीधे सवाल पूछे जाते हैं। बताइए कितने मंडल हैं, कितने सूत्र भजन हैं, या फिर कितनी रचनाएं हैं। इसके बाद यहाँ पर देवता की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख देवता की बात करते हैं, इंद्र जो हैं सर्वाधिक वर्णित देवता, इनके लगभग 250 के आसपास रचनाएं इनके ऊपर की गई हैं। उसके बाद यहाँ पर सवाल ये भी पूछा गया था, इंद्र किस किस के देवता हैं, तो वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। इसके बाद दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि बताइए इंद्र के बाद कौन से देवता के बारे में ज़्यादा लिखा गया है, तो अग्नि देवता के बारे में लिखा गया है, दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता, जिसमें 200 रचनाएं इनके ऊपर हुई हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रमुख मंडलों की। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडलों में से कुछ 2 मंडल ऐसे हैं, तीसरा और आपका 10वां, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि विश्वामित्र द्वारा रचित था ये, और इसमें गायत्री मंत्र हमें निहित देखने को मिलता है तीसरे मंडल के अंदर। सवाल पूछा गया था, बताइए गायत्री मंत्र कौन से मंडल के अंदर है, तीसरे मंडल के अंदर है, या तीसरे मंडल में ऐसा कौन सा मंत्र है जो कि सूर्य को अर्पित है। तो ये आपका सूर्य मतलब सावित्री को अर्पित है, तो होगा गायत्री मंत्र। ठीक है, तो सवाल एक ये भी पूछा गया था कि ऐसा कौन सा मंत्र है, या ये जो गायत्री मंत्र है वो कौन से देवता के लिए है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने थे, जिसमें से एक ऑप्शन में लिखा था सावित्री। असल में सूर्य के लिए लोग जानते हैं, लेकिन सावित्री का मतलब भी सूर्य ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट 10वें मंडल में कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो पुरुष सूक्त की बात की गई है, 4 चरणों के प्रति व्याख्या की गई है। ठीक है, जो 4 चरण थे, 4 वर्ग थे हमारे जो समाज के, उनकी बात करेंगे। अब बात करते हैं उपनिषद पुराण और समाज की। ठीक है, अनुष्ठान दर्शन की ओर। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उपनिषद पुराण या समाज से सवाल पूछे गए हैं। तो सत्यमेव जयते जैसा पॉइंट पूछा गया था। ठीक है, हम जानते हैं कि मुंडक उपनिषद से नॉर्मल है, तो कोई आंख बंद करके भी कर देगा इस सवाल को। आगे यहाँ पर बात किया गया, शिकोहा जो थे उन्होंने 52 उपनिषद को लगभग फारसी भाषा में अनुवाद किया था, जिसे सिन्हा कर सकते हैं, सिन्हा या अकबर के नाम से जाना जाता है। आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं, तो छंदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से जीवन के 3 आश्रमों को संदर्भित करता है। पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ठीक है, तो इनिशियल एज स्टेज, ठीक है, ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद जो मिडिल आपका टाइम पीरियड है दैट इज गृहस्थ, जिसमें शादी वादी करते हैं, और वानप्रस्थ लास्ट में मोक्ष प्राप्ति के लिए। आगे बात करते हैं उपनयन और द्विज क्या होता है। सवाल सीधे सीधे पूछा गया था, कौन सा संस्कार। ठीक है, तो उपनयन का समारोह बच्चे के पवित्र जनेऊ जब धारण करता है तो उसे उपनयन संस्कार कहते हैं, जिसके बाद व्यक्ति द्विज दोबारा जन्म लेने वाला कहलाता है। अब बात करते हैं द्विज का मतलब दोबारा जन्म लेने वाला। ठीक है, सवाल पूछा गया द्विज का क्या मतलब होता है। पुराण और उपवेद या कानून की बात करें, सर्वाधिक प्राचीन पुराण ये पूछा गया था, सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। अपराध का जिक्र अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा में मिलता है। सवाल सीधे पूछा गया था, बताइए इनमें से किसके अंदर अपराध का जिक्र देखने को मिलता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन में थे ABC करके, तो हमारा एक ऑप्शन था जिसमें ABC तीनों ही ऑप्शन टिक करने थे, तो वो ABC वाला रहेगा। ठीक है, तो न्याय मीमांसा यानी कि तीनों में ही, यानी कि अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा। ठीक है, इस तीनों के अंदर ही हमें अपराध का जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, मिलता है उपवेद, आयुर्वेद और धनुर्वेद। चलो इसके बारे में बात करेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर श्रमण परंपरा का उदय, एक वैचारिक क्रांति। अब श्रमण परंपरा, ध्यान देना, वैदिक पृष्ठभूमि, कर्मकांडों की जटिलता, वर्ण व्यवस्था की कठोरता और संस्कृत भाषा का वर्चस्व। ठीक है, कौन सी भाषा का वर्चस्व था उस टाइम पर, तो ये हमारा संस्कृत भाषा का था। ठीक है, सवाल इस तरीके से पूछा गया था। श्रमण आंदोलन क्या है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक नई वैचारिक लहर श्रवण आंदोलन, यानी कि एक तरीके की भक्ति भाव अचानक से लोगों के अंदर प्रकट हो रहा है। लोग आराधना में, दूसरों की पूजा करने में और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म का उदय होता है उस टाइम पर।
ऐतिहासिक संदर्भ में बात करते हैं, जैन और बौद्ध ग्रंथों जैसे आगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों, ठीक है, तो सवाल ये पूछा गया था कि बताइए जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें कितने महाजनपदों की बात की गई है, तो 16 महाजनपदों की बात की गई है, सवाल ये था। और इसमें से कुछ महाजनपद उत्तर प्रदेश में भी हैं, इसलिए सवाल पूछा गया है। यूपी के अंदर उल्लेख किया गया है, इस काल की राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य। अब बात करेंगे जैन धर्म या तीर्थकर परंपरा के बारे में। तो महावीर जैन जो थे हमारे, वो लगभग वर्धमान महावीर, तो वो जो थे 24वें तीर्थकर थे और यही आखिरी तीर्थकर थे। इनकी एक लंबी लाइन चलती आई थी और इसमें सवाल जो था वो मेनली 23वें और 24वें तीर्थकर से पूछा गया था, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। जैन धार्मिक परंपरा के कुल 24 तीर्थकर हुए जिन्होंने आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया। अब 23वें तीर्थकर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इनके बारे में एक सवाल था कि इनका जो प्रतीक है वो क्या है, तो सांड, भैंसा, इस तरीके से सांप वगैरह ऑप्शन में थे, तो आपको सांप मार्क करना है, ये पूछा गया था। और 23वें तीर्थकर कौन थे ये भी पूछा गया था एक सवाल, तो पार्श्वनाथ था। इसके बाद वहीं पर महावीर के बारे में बात करते हैं। 24वें थे, अंतिम तीर्थकर थे। इनकी शिक्षाएँ 1500 वर्ष पहले गुजरात के वल्लभी में संकलित की गई थी। तो सवाल ये था कि इनकी शिक्षाएं कहाँ से संकलित की गई, कहाँ शिक्षाएं इनकी रखी गई हैं, तो वल्लभी जगह है जहाँ पर इन्हें इस शिक्षाओं को रखा गया है। कौन से नंबर के थे? 24 में थे। देखो, हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं कि इनके माता का, पिता का नाम पूछा जाता है, आजकल ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। ये रिसेंटली पिछले 5 से 7-8 साल के बीच की ड्यूरेशन के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये नहीं पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है। आगे बात करते हैं, महावीर का जैन और जैन दर्शन की बात करते हैं। चलो वो सब भी देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो चिरम्बी ग्राम, ठीक है। उपाधि, जिन की उपाधि दी गई थी, यहाँ पर देखो अच्छा क्वेश्चन है। जिन का मतलब कोई भूत प्रेत नहीं होता, जिनका मतलब होता है ज्ञानी, ठीक है, जिसे आप विजेता मानते हो, जिसे आप सबसे ऊपर बढ़कर मानते हो, जिसका अर्थ है विजेता। ये सब हम महावीर जैन के बारे में बात कर रहे हैं, उनके जीवन दर्शन की बात कर रहे हैं। मोक्ष की बात करते हैं। पावापुरी में इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था, ये सिद्ध बने थे। तो सवाल पूछा गया था कि बताइए महावीर जैन जो थे वो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो पावापुरी ऑप्शन में था, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैन दर्शन की बात करते हैं। जैन जो धर्म है वो क्या बात करता है, आखिर वो कहना क्या चाहता है, वो सब यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें 3 रत्न, त्रिरत्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहला सही विश्वास, ठीक है, यानी कि चिरस्मी ग्राम जिसे हम कहते हैं, सही ज्ञान चिन्ह जिसका अर्थ है विजेता, और सही आचरण पावापुरी में सिद्ध बने थे, ठीक है। तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, इनके 3 रत्न हैं। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। मूल सिद्धांत यह है कि अहिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति से रहना है, अहिंसा का साथ देना है, और परम लक्ष्य कैवल्य, मनुष्य जीवन का सर्वोच्च ध्येय, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ठीक है। तो ये जैन इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने का कुल मिला के जैन धर्म का दर्शन है। और जो इसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली, उसे तो सरकारी नौकरी की भी ज़रूरत नहीं है कि नहीं। चलो आगे बात करते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में बात करेंगे। ज्ञान और महापरिनिर्वाण की यात्रा, तपस्या, और उसके बाद करते हैं, ठीक है। डूंगेदरी गुफा, बोधगया जाने से पहले इस गुफा में सवाल था कि बोधगया जाने से पहले इन्होंने कहाँ पर तपस्या की थी, तो फिर बुद्ध ने यहाँ 6 साल तक पवित्रपूर्वक ध्यान किया। फिर ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं। अब ये बोधगया अभी गए होंगे, ठीक है। तो बोधगया गए और निरंजना नदी के, कौन सी नदी के किनारे पर, निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध और बोधि कहा गया। क्या कहा गया? बुद्ध और बोधि, यानी भगवान बुद्ध को बोधि नाम से भी पुकारा गया। ये आपकी निरंजना नदी फ्लो कर रही है, एक टाइमलाइन फ्लो कर रही है इनकी, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने अपना उपदेश दिया पहला, ठीक है, सारनाथ में दिया। दुख से मुक्ति, अपना पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा में, ठीक है। तो सवाल ये था कि किस मुद्रा में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा में, या उस उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है।
सारनाथ, दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश। ठीक है, इसके बाद यहाँ बात करते हैं महापरिनिर्वाण की बात करेंगे। तो इन्होंने कब इनकी डेथ हुई थी या फिर कब ये अंतिम मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो कुशीनगर में इनको अंतिम मुक्ति प्राप्त हुई थी, 80 वर्ष की आयु में अंतिम मुक्ति की प्राप्ति। तो जगह का नाम पूछा गया था कि कहाँ पर, तो कुशीनगर। ठीक है, कभी कभी लोग कुशीनगर को इनिशियल स्टेजेस में कहीं ऐड कर देते हैं, तो वो उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो डुंगेदरी गुफा, बोधगया निरंजन नदी किनारे पर, फिर बोधगया से बोध जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई, बोध हुआ। सारनाथ में उपदेश दिया, धर्मचक्र परिवर्तन, उसके बाद कुशीनगर। ठीक है, आगे बात करते हैं बौद्ध साहित्य और संघ, त्रिपिटिका और व्यवस्था। अब बुद्ध धर्म को लेकर या बौद्ध धर्म को लेकर बहुत सारे लोगों, राजाओं ने उनको माना और बहुत सारी संगीतियाँ हुई, बहुत सारे संगठन बने, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो वो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सवाल पूछे गए थे। त्रिपिटक इस शब्द का अर्थ है 3 टोकरियाँ जिनमें बौद्ध शिक्षाएं संग्रहित हैं। पहली टोकरी सुक्ति पिटक यानी कि बुद्धि की पारंपरिक शिक्षाएं और उपदेश। दूसरा है विनय पिटक यानी कि मठवासी नियम। तीसरी टोकरी आपको बताती है अभिधम्म पिटक यानी कि दार्शनिक और सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं। कुछ जो सवाल पूछा गया था प्रथम बौद्ध संगीति, तो महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद ही राजगीर आयोजित की गई। ठीक है, तो राजगीर में ये जगह का नाम है। ठीक है, जगह का नाम पूछा गया था कि कहाँ पर आयोजित की गई थी और प्रथम कौन सी बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति। संघ में महिलाओं का भी रोल है इसके अंदर। तो वैशाली वह पहला बौद्ध स्थल जहाँ महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर सवाल है कि महिलाओं को कब संघ या महिलाएं संगीत थी कि नहीं थी, तो वो थी और कहाँ पर किया गया था, तो आंसर था उसका वैशाली। अब इसके बाद थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, दोनों ही धर्मों को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। मास्टर ट्रिक की बात करते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे, तो जैन धर्म के थे आपके महावीर, बौद्ध धर्म के थे गौतम बुद्ध। ये आखिरी थे और ये पहले थे जिन्होंने शुरू किया। ज्ञान प्राप्ति स्थल, ठीक, जरम्बी का ग्राम और यहाँ पर बोधगया जो कि निरंजन नदी के किनारे पर है। प्रथम उपदेश या मोक्ष स्थल, ठीक है, तो मोक्ष पावापुरी में इनको प्राप्त हुआ। इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ है और महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष जो है कुशीनगर में प्राप्त हुआ। सर्वोच्च लक्ष्य की बात करते हैं तो इनका लक्ष्य है कि कैवल्य यानी कि इच्छाओं पर विजय, है ना। वहीं पर इनका कहना है कि निर्माण और महापरिनिर्वाण, ठीक है, अपने आप को बेहतर बनाना। तीन टोकरियों की बात की गई थी, है ना। ये देखो, पारंपरिक शिक्षाएं, मठवासी नियम, मतलब अपने जीवन को सादा और सरल बनाना है। ठीक है, दुख अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। मार्गदर्शक सिद्धांत, त्रिरत्न, 3 रत्न इसमें बताए गए हैं। मुख्य बलि, अहिंसा पर जो है वो बताया गया है कि ज़्यादातर जोर दिया गया अहिंसा नहीं करनी है, अहिंसा, ठीक है, हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा को फॉलो करना है। अष्टांगिक मार्ग और त्रिपिटक, स्तुति पिटक और शिक्षाएं, ठीक है, तो यहाँ पर त्रिपिटक की जो हमने अभी देखा 3 टोकरियाँ, ठीक है, ये सब आप दोबारा से फॉलो कर सकते हैं। निष्कर्ष, प्राचीन भारतीय विचार का विश्वास क्रम। तो कुल मिला के हमारी आखिरी स्लाइड है और इसमें कुछ जो 1-2 पॉइंट रह गए हैं वो भी देख लेंगे। भौतिक और नगरीय उत्कृष्टता सिंधु घाटी सभ्यता का था, है ना। ग्रिड सिस्टम था, स्नागार देखने को मिलता है, शिल्प, मोम, लोपीडलाई देखने को मिलती है, विश्व का नेतृत्व किया, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन अगर हम कह सकते हैं इसको शायद, ठीक है। अनुष्ठान और उसकी बात करते हैं यज्ञ और उपवेद वगैरह की। सामाजिक संरचना, वैदिक युग में साहित्य, वेद, उपनिषद माध्यम से एक जटिल दार्शनिक और सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी। आध्यात्मिक की बात करते हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरफ आते हैं, जब लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुए थे। मुक्ति और समानता, श्रमण परंपरा, जैन बौद्ध की कर्मकांड और चुनौती दी गई और व्यक्तित्व मोक्ष कैवल्य निर्माण का मार्ग प्रस्तुत किया गया। पुरातत्व साक्ष्य को मोहर, ठीक है, मृदभांडों को लेकर साहित्यिक ग्रंथों में त्रिपिटक और उपनिषद तक भारत के प्राचीन इतिहास की मानव चेतना का एक निरंतर जीवन यात्रा रहा है। यानी कि तुम देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा एक सिटी, एक सिविलाइजेशन डिज़ोल्व हो जाती है। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अपार ज्ञान है, जिसको आज भी लोग यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में भी यूज़ करेंगे। पूरी तरीके से कंज्यूम ही नहीं कर पा रहा कोई इसको अभी तक, ठीक है। और वहीं पर इतना ज़्यादा लोगों के अंदर भाव होना, ठीक है, उनकी चेतना का प्रकट होना, वो सब, ठीक है। तो इंडिया एक बहुत ज़्यादा रिच कल्चर है ना, एकदम, हाँ भाई, है कोई लाइक दैट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो करें अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो।